हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अब श्रीकादिया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं आरबीएससी बोर्ड की 10th स्टैंडर्ड की बुक और चैप्टर नंबर 11 आज उसका हम स्टडी करेंगे, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य जो है वो हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि F.ds होता है बल इंटू विस्थापन के बराबर होता है कार्य। कार्य एक अदिश राशि है, ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और कार्य का मान 0 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कार्य जो है वो बल के साथ में बल की दिशा के घटक पर निर्भर करता है। यानी यहाँ पर थीटा W इक्वल्स टू एफ कोस थीटा में थीटा एक बेटर रोल, बहुत अच्छा यहाँ पर रोल प्ले करता है। तो थीटा की वैल्यू अगर 180 हो जाती है तो यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू -1 हो जाती है और इस कंडीशन में कार्य की वैल्यू क्या होगी? ऋणात्मक होगी। यानी यहाँ पर किया गया जो कार्य है वो मंदन का कार्य करेगा। F इक्वल्स टू एम जी हम यहाँ पर लेते हैं कब? जब वस्तु क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन काम कर रही है। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो mgh होता है। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होगा? mgh होगा। थीटा अगर 0 हुआ तो कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास में 1 हो जाती है और यहाँ से W की वैल्यू fs निकलती है। यानी किया गया कार्य क्या है? अधिकतम कार्य है। कहने का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में आप बल लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर विस्थापन होता है तो कार्य अधिकतम किया जाएगा। इसके विपरीत अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी और किया गया कार्य 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, वो सिर पर अगर एक बोझा लेके खड़ा है और उसका विस्थापन इस दिशा में है तो यहाँ बल इस दिशा में लग रहा है, विस्थापन इस दिशा में, तो ये एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है और इस हिसाब से इसने जो वजन उठा रखा है वो साइंस के हिसाब से इसका किया गया कार्य क्या है? 0 है। यानी इसने कोई कार्य नहीं किया। कार्य के जो मात्रक है वो जूल है। इसे न्यूटन इंटू मीटर से भी हमने लिखा है, जिससे सिंबॉलिक हम लिखते हैं J इक्वल्स टू N इंटू M। 1 जूल का मान 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ये एग्जाम में कई दफ़ा, 1000 दफ़ा पूछा गया है। 1 जूल का मान 10⁵ डाइन के बराबर होता है और इसे अगर हम कन्वर्ट करें तो 10⁻7 अर्ग में इसे हम लिख सकते हैं। यदि 1 जूल को हम अर्ग में चेंज करें तो क्या होगा? 10⁻7 अर्ग, और अगर डाइन में चेंज करें तो ये हो जाएगा 10⁵5 डाइन। 1 न्यूटन का मान 10⁵5 डाइन के बराबर होता है। ये कई दफ़ा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता ही उसकी ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोग होती है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोग होती है। गतिज ऊर्जा जो है E के वो होती है ½ mv², जो कि सदैव धनात्मक होती है और दिशा पर निर्भर नहीं करती। गतिज ऊर्जा कभी भी दिशा पर निर्भर नहीं करती। किया गया कार्य अगर हम निकालें तो W इक्वल्स टू होगा ½ mv² माइनस ½ mu²। U जो है इसकी प्राथमिक स्थिति है, V जो है इसकी अंतिम स्थिति की गतिज ऊर्जा को दर्शाता है। स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो यह वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण संचित ऊर्जा होती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा। n द्रव्यमान की वस्तु की पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो mgh होगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्थितिज ऊर्जा का। स्थितिज ऊर्जा का मान होता है mgh और गतिज ऊर्जा का मान होता है ½ mv²। इन पर न्यूमेरिकल कई बार पूछ लिए जाते हैं कि वेग को दुगना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, वो यहीं से निकाला जाता है। ये एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है। सरल लोलक की जो स्थितिज ऊर्जा है वो माध्य स्थिति पर न्यूनतम होती है और अधिकतम विस्थापन पर अधिकतम होती है। इसी प्रकार गतिज ऊर्जा जो है वो माध्य स्थिति पर अधिकतम होगी और अधिकतम विस्थापन पर न्यूनतम होगी। सरल लोलक की हम बात करें, ये इसका विस्थापन है, तो ये दोनों जो कंडीशन है, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? अधिकतम होगा और यहाँ पर इसका मान कम होगा। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? अधिकतम होगा और इस तरफ बढ़ने पर गतिज ऊर्जा का मान कम होता जाएगा और स्थितिज ऊर्जा का मान यहाँ पर बढ़ जाएगा। वापस इस कंडीशन पे आने पर स्थितिज ऊर्जा का मान कम हो जाएगा, यहाँ गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। फिर ये माध्य स्थिति को क्रॉस करके जब इस ओर जाता है तो ये गतिज ऊर्जा का मान कम होता जाता है और इस कंडीशन पर आने पर अधिकतम विस्थापन की कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम हो जाता है। स्प्रिंग में निहित ऊर्जा का मान जो है वो हम ½ kx² से निकालते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा वो है क्वेश्चन, यहाँ पर हमेशा बनता है। स्थितिज ऊर्जा के लिए हमें क्या करना है, स्प्रिंग के लिए यहाँ पर ½ mv² हमको नहीं लिखना है। जो एनर्जी है हमारी वो E इक्वल्स टू ½ kx² से निकलती है।
यहाँ पर के जो है वो स्प्रिंग का नियतांक है जिसे mg/l से निकाला जाता है। पर मैक्सिमम जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है स्प्रिंग की, ये हमें के की वैल्यू दी होती है और एनर्जी की वैल्यू मोस्ट ऑफ टाइम हमें पूछी जाती है। या फिर कई बार क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि कोई स्प्रिंग है जिसका जो के है उसकी वैल्यू हमें दे देंगे, ई की वैल्यू हमें दी जाती है और पूछा जाता है कि इसका विस्थापन कितना होगा, यानी यहाँ से हमें एक्स निकालना होता है। एक्स जो क्या है वो विस्थापन होता है स्प्रिंग का। इसके बाद विद्युत ऊर्जा, आवेशित कणों में निहित ऊर्जा जो है वो उसकी क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। 1831 में माइकल फैराडे ने विद्युत जनित्र की खोज की थी। तो 1831 में माइकल फैराडे ने विद्युत जनित्र की खोज की थी। कोयला जल पवन ऊर्जा को टरबाइन घुमाकर विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो जो कोयला है, जल है, पवन ऊर्जा है, उसको टरबाइन घुमाकर विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा जो है वो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। नाभिकीय ऊर्जा को नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा जो है वो प्रकाश वोल्टीय सेल से काम ली जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग किससे करते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल से करते हैं। प्रकाश में उपस्थित फोटोन इस ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकाश जो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, प्रकाश में उपस्थित फोटोन है। हमारे खाने में जो प्राप्त ऊर्जा है उसका कुछ भाग विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो विभिन्न अंगों तक विद्युत पल्स के रूप में संकेत पहुंचाता है। तो हमारे जो खाने में भी क्या होता है कि उस खाने से जो हमें एनर्जी मिलती है उस एनर्जी का कुछ पार्ट भी विद्युत ऊर्जा में चेंज होगा और वो भी क्या होगा कि विभिन्न अंगों तक विद्युत पल्स के रूप में संकेत द्वारा पहुँचता है। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण क्या है कि विलगित निकाय की ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। विलगित निकाय की ऊर्जा क्या होगी, सदैव संरक्षित रहेगी। कुल यांत्रिक ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है, जिसे हम लिखते हैं ई टी, यानी ई टोटल किसके बराबर होगा, ई पी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो प्लस ई के गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होगा। वाहनों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन की कुल ऊर्जा क्षमता का करीब 1/4 दक्षता ही वर्तमान में हम वाहनों द्वारा प्राप्त करते हैं। यानी किसी भी वाहन से हम ईंधन का 100% एनर्जी हमको नहीं मिलती, उसकी सिर्फ 1/4 एनर्जी ही हमें ईंधन की काम आती है। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे शक्ति। शक्ति जो हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि P की वैल्यू जो है वो W/T के बराबर होती है, यानी कार्य करने की दर जो है वो शक्ति कहलाती है। जूल पर सेकेंड से इसे हम डिनोट करते हैं। W = Fs/T भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब W का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, F.ds भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। तो अगर हम W = F.ds या F.s लिखते हैं तो W/T की वैल्यू हो जाएगी F.s/T। तो ये वैल्यू जो है वो किसकी है, P की वैल्यू है। P = Fv भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर S/T क्या हो गया, V हो गया वेलोसिटी। देखिए W/T जो है वो हमने P के इक्वल पढ़ा है। W की वैल्यू हमने Fs लिखी है, T हमारे जो इसमें ऑलरेडी है। S/T, S क्या है, विस्थापन बटे हुए समय हमने पढ़ा है कि V जो होता है वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन या दूरी बटे हुए समय होता है। इस चीज़ को अगर हम V लिखते हैं तो P की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाती है, F/V, बल इंटू वेग। 1W के बराबर यहाँ पर विद्युत शक्ति अब नेक्स्ट हम यहाँ से पढ़ेंगे। विद्युत शक्ति क्या है कि P = VI अगर हम लिखते हैं, P = VI जो हमने पहले भी पढ़ा था वो हम लिखते हैं। तो विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की जो दर है वो विद्युत शक्ति कहलाती है। 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 1000 वाट के बराबर होती है और 1 किलोवाट का जो 1 किलोवाट की वैल्यू है वो हमारे पास हमने पहले भी पढ़ी थी, 3.6 × 10⁻6 जूल कहिए, या फिर इसे हम कहेंगे 36 × 10⁵ जूल भी इसे हम कहेंगे। ये भी हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था। इस चैप्टर में बस इतना ही, ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम फिर स्टडी करेंगे। धन्यवाद।